जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल में। हमने फर्स्ट पार्ट में बात किया था गमन उपन्यास के बारे में, जिसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और हमने फर्स्ट पार्ट में उसको शुरुआत किया था, इस उपन्यास को इसमें मैंने बात किया था कि जो इस कहानी की नायिका होती है जालपा, उसको बचपन से ही उसके मन में भाव ला दिया जाता है कि उसका जो चंद्रहार का शौक़ है वो उसके ससुराल से पूरा होगा। लेकिन जब ससुराल से चंद्रहार नहीं आता है तो वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और उसके माता पिता भी इसको समझाते हैं। लेकिन उसकी जो कुछ सहेलियां होती है उसमें से कुछ यह बोलती है कि जब तक तुमको वो चंद्रहार ना मिले तब तक तुम क्या करना, ना किसी से अच्छे से बात करना, ना कोई काम करना और हमेशा क्या करना, सोती रहना। लेकिन उन्हीं में से कुछ सहेलियाँ बताती है कि उनके पास जितना सामर्थ्य था उतना वो लोग दिए, फिर अगर उनके पास पैसा होगा तो उनको खरीद देंगे। लेकिन इसके काउंटर में उनकी जो सहेली है वो बोली कि अगर अभी नहीं खरीदाया तो तुमको कभी भी नहीं मिलेगा ये चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद भी जालपा के मन में यह चल रहा था कि हमको किसी तरह से वो चंद्रहार मिले, और उसके मन में यही था कि जो लड़के साइड के लोग हैं उनके पास पैसा है, उसके बावजूद भी वो क्या किए हैं, वो चंद्रहार नहीं लाए हैं। इसके बाद शादी विवाह संपन्न हो जाता है और वो रमानाथ के घर आ जाती है, वो रहती है। तो हमने ऑलरेडी आपको बता चुका था कि जो दयानाथ जी थे, रमानाथ के पिताजी, वो शादी जो किए थे वो कुछ पैसा अपना खर्च किए थे, कुछ पैसा जालपा के पिताजी दिए थे और कुछ उधार था। जो गहना ज्वेलरी का जो पैसा था वो कुछ उधार रह गया था और उनके पास अब इतना पैसा नहीं था कि उसको चुका सके, क्योंकि शादी में बहुत सारे खर्च होते हैं, बाजा हो गया, खाना, भोज भात, कपड़ा, ये सब होता है, तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग गया था। तो कुछ पैसा जो था वो बच गया था। अब उन लोगों के दिमाग में सिर्फ यही चल आ रहा था कि हम कैसे उस पैसा को चुकाएं, क्योंकि उनके वेतन इतना था नहीं कि वो पैसा को चुका सके। और अभी तक जो रमानाथ इस कहानी का नायक है वो काम नहीं कर रहा होता है। तो बहुत सारी बेटे और बाबूजी में बात होता है, मतलब पुत्र और पिता के बीच में बहुत सा वार्तालाप होता है और कंक्लूजन यही निकलता है कि उसके पिताजी बोलते हैं कि जो मतलब यह बात शादी विवाह के 2-4 दिन की बात है। तो उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पता है, उससे पहले क्या था कि जो रमानाथ था वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बात कर चुका था जालपा से, मतलब बहुत बड़ाई कर चुका था कि उनके पास बहुत सारा पैसा है उनके पिता के पास, लेकिन वो बहुत कंजूस है, वो पैसा नहीं देते हैं। अब यहाँ पे था कि जो भी जोहरी है, जो गहना बनवाया है, उसको हमको पैसा देना है, तो उसको हम पैसा दे कहाँ से, हमारे पास इतना सैलरी आ नहीं रहा है कि उसको पैसा दें। जितना वेतन आता है उससे घर का खर्च भरी में ख़त्म हो जाता है। तो जो रमानाथ के पिता दयानाथ जी थे वो बोले कि बहू से क्या करो, कुछ गहने मांग कर लिया और फिर वो गहने हम जैसे जैसे उसको पैसा चुकाएंगे कुछ गहने फिर उसको खरीद के दे देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, रमानाथ जो है वो तो पहले से ही अपनी बहुत बड़ाई कर चुका था, तो वो तो अब गहना मांग नहीं सकता है जालपा से। तो कंक्लूजन यही निकला कि रमानाथ बोला कि हम उस गहना को चुरा लेंगे, लेकिन जो दयानाथ जी थे वो उसको स्ट्रिक्टली मना किए कि नहीं, यह काम नहीं करना है। और बिना किसी निष्कर्ष के ही जो है संवाद खत्म हो जाता है। जालपा और रमानाथ सो रहे होते हैं, तो उसी बीच में रमानाथ के दिमाग में चल रहा था कि क्या किया जाए। जो कर्जदार है वो तो आएगा अगले दिन पैसा मांगने, उसको कैसे कर्ज की पैसा अदा किया जाए। तो वो क्या किया, जब जालपा गहरी नींद में सो गई थी, वो संदूक से गहना का जो पोतली है वो निकाल के जाके अपने पिताजी को दे दिया और वो आके सो गया। जैसे ही वो आके सोया तैसे ही जालपा का नींद उठ गया और वो हड़बड़ा के बोली कि हम एक स्वप्न देखे थे और उस स्वप्न में हम यह देखे कि मेरा जो कोई गहना है वो चुरा के ले गया है। उसी बीच में क्या हुआ कि जो रमानाथ थे वो हल्ला करने लगा कि घर में चोरी हो गया, जबकि जो गहना चुराया था वो रमानाथ खुद चुरा के अपने पिताजी को दे दिया, लेकिन वो हल्ला कर दिया कि गहना किसी ने चुरा लिया। और जालपा को यह लग रहा था कि गहना किसी चोर ने
चोरी कर दिया। सो भी अब संतोष मतलब कर ले कि गहना तो कोई चुरा लिया, और फिर वो जो गहना चुराया था रामानाथ, उससे क्या किया गया, जो जौहरी था उसको पैसा दे दिया गया। सो अगर यहाँ तक की कहानी के हम कंक्लूजन को समझे तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि हम मतलब अपने को बढ़कर दिखाने के लिए, अपने को बहुत हैसियत वाला दिखा कि हम बहुत अमीर हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, हमने क्या किया, किसी एक आयोजन को बड़े ही धूमधाम से किया, और जब वो आयोजन ख़त्म हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, उस पैसा को अदा करने के लिए हमारे पास कोई समस्या नहीं, तो हम उसी को किसी का गहना चुरा रहे हैं, कुछ अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं, इस तरह का काम हम कर रहे हैं। तो इससे समस्या यह उत्पन्न हो जाती है कि हम अपनी हसरत से ज़्यादा चीज़ों की हैसियत वाला काम, मतलब अपनी जो हसरत है उसको पूरा करने में भूल जाते हैं कि हमारी हैसियत क्या है। इसके बाद जो रमानाथ है वो रमेश जी इस कहानी के कैरेक्टर हैं। रमेश जी जो सरकारी विभाग में काम करते हैं, चुंगी जो कर होता है उसको वसूलने में, और उसी में एक छोटे अधिकारी के रूप में रमानाथ को नौकरी दिला देते हैं 30 रुपया पर मंथ का। उस समय 30 रुपया का वो एक अच्छा खासा वैल्यू था, तो 30 रुपया पर मंथली सैलरी से वो काम करने लगा वहाँ पे। सो जैसा कि बताया था कि जो दयानाथ जी थे, रामानाथ के पिताजी, वो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। वो मतलब घूस लेने के चक्कर में नहीं रहते, उनके पास जो सैलरी था खर्च भी वो उसी के हिसाब से करते थे। लेकिन रामानाथ पहले ही अपनी पत्नी के सामने अपना बहुत बड़ाई कर चुका था, तो उसको दिखाना था अपनी पत्नी को कि नहीं हम अच्छे घर से हैं, हम लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो वो क्या करता था, वो धीरे धीरे घूस लेना शुरू कर दिया। मीन्स वो महीना का 30 रुपया उसका सैलरी था, 50 से 100 रुपया के बीच में वो कमा लेता था पर मंथ। लेकिन उसके हिसाब से वो खर्च भी करता था, हमेशा जालपा के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ लेते आता था। इसी बीच में क्या हुआ, गहना तो चोरी हो चुका था, तो वह जालपा के लिए उधार एक गहना बनवा लेता है, और वो गहना उसको आई थिंक वो कंगन होता है वो बनवा के दे देता है, और उसका कुछ पैसा वो अदा करता है, और बाकी जो शेष पैसा होता है वो उधार पे रहता है। इसी बीच में क्या होता है, अभी ठीक ठाक चला, क्योंकि हम ब्रीफ में ले जाए तो अभी ठीक ठाक सब चल ही रहा होता है। उसी दरमियान जो है वो जालपा जो है वो अपनी एक सखी से मिलती है जिसका नाम रतन रहता है, और रतन इस कहानी का एक अहम भूमिका है। रतन का विवाह जो है वो एक वकील साहब से होता है जो काफ़ी उम्र दराज होते हैं और बीमारी से जूझ रहे होते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, बेमेल विवाह हो रहा है। मीन्स जो रतन के मामा मामी थे वो क्या करते, उसका विवाह करा देते वकील साहब से। क्यों? क्योंकि उनका पैसा रहता है, लेकिन दोनों के एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, और जो वकील साहब होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं, और उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। तो वो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो शादी किए। रतन का स्वभाव देखे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वकील साहब के प्रति वो हीन भावना नहीं रखती थी। वो जानती थी कि वकील साहब इस उम्र में भी जो भी कर रहे वो मेरे लिए कर रहे हैं। सो वो एक कृतज्ञ की तरह उनसे जुड़ी हुई थी वकील साहब से, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ मतलब एक बोल सकते हैं यहाँ पे कि वो सिर्फ उनको ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख रही थी। जैसे बहुत सारे होते हैं कि सिर्फ उनको पता चल गया कि ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिससे हमको पैसा लेना है, बस इससे और कोई मतलब नहीं है। तो वो उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करती थी, लेकिन साथ साथ वो अपने मन को भुलाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ खरीदते रहते थे। कुछ गाना हो गया, कुछ चीज़ें कोई आ गया बेचने, तो वो चीज़ों में मतलब इसी सब चीज़ों में अपने दिमाग को डाइवर्ट करते रहती थी। जब रतन से वो मिलती है, रतन जब मिलती है जालपा से और रमानाथ से, तो वह देखती है कि जो इसके हाथ में कंगन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वह पूछती है, रतन पूछती है जालपा से कितने कंगन है, तो एक अमाउंट बता दिया था कि हाँ इतने का वो कंगन है। तो वो उसको पसंद आता है, तो वो बोलती है रतन रमानाथ से कि ये जो कंगन है मेरे लिए ला दीजिएगा, हम आपको पैसा दे देंगे। और दूसरे दिन वो रतन जो है वो पैसा दे देती है ताकि उसको जो भी सुनार है उसको दे दिया जाए ताकि वो उसको बना सके। यहाँ तक का बीच का हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि जैसे ही रतन जो है वो पैसा देता है सुनार को बनाने के लिए, तो वो पहले जो
सामान खरीदा हुआ रहता है रामानाथ, वो पैसा ले लेता है सुनार। अब बोलता है कि अगर आपको यह गहना बनवाना है तो आपको फिर हमको पैसा देना होगा, तब हम नई गहना जो बनवाएंगे वो रतन के लिए बनवाएंगे। अब यहाँ पे जो है रामानाथ एक संकट में पड़ गया है। संकट में इसलिए क्योंकि जानता है कि मेरे पास पैसा है नहीं, और जो रतन पैसा दिया वो तो मेरा पुराना वाला चुकता हो गया, तो अब उसका पैसा रहेगा तभी तो उसके लिए गहना बनवाएगा। और कुछ समय बीत गया, रतन उससे पूछती थी तो बोलती थी कि इस कारीगरी में बहुत समय लगता है, इसको बनाने में समय लगेगा। तो यही सब चलते रहता है, काफ़ी समय बीत जाता है। तो रतन भी है गुस्सा में बोलते हैं कि अब हमको गहना नहीं बनवाना है, हमको वो पैसा ला के दो। अब इसके पास तो पैसा रहता नहीं है रामानाथ के पास। अब वह चिंता में रहता है कि हम क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। और इसी बीच में वो एक और गहना खरीदता है अपनी एक दो गहना और खरीदता है। जब उसके ज्वेलरी जो है उसके घर पे आता है तो वो भी उसका उधार रहता है, मतलब उसके पास काफ़ी ज़्यादा उधार आ जाता है। तो वो एक बार रमेश जी से भी सहायता मांगता है कि हमको कुछ पैसे की आवश्यकता, आप हमको दीजिए, हम आपको धीरे धीरे चुका देंगे। लेकिन रमेश जी जो है वो इन सब चीज़ों से दूर भागते। वो कहते हैं कि न तो हमने किसी से पैसा लिया है और ना ही हम किसी को पैसा देते हैं, जो मेरे पास है बस उतना ही का हम हकदार हैं। मतलब ना तो हम किसी का पैसा लेना जानते हैं और ना ही किसी को देना जानते हैं। अब रतन जो है उसको एक टाइमलाइन दे दिया कि इतना बजे हम आएंगे, हमको पैसा चाहिए, हमको नहीं वो गहना बनवाना है। अब जब रामानाथ अपने ऑफिस में काम कर रहा था तब जो वो जानबूझकर लेट तक काम करते रहा, ताकि जो टैक्स का पैसा वसूलाएगा वो बड़े अधिकारी को ना देगा और वो पैसा उसके पास आ जाएगा और वही पैसा वो है जो रतन को लौटा देगा। फिर बाद में देखा जाएगा कि इसको चुकाना कैसे है, क्योंकि रतन बहुत गुस्सा में उसको टाइमलाइन दे चुकी थी। तो वो जो पैसा है वो जो सरकारी पैसा रहता है वो वही लेके चला आता है अपने पास। और वो पैसा वो क्या करता है, जब रतन आती है तो पैसा का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है, जितना रतन को पैसा देना होता है उससे जो ज़्यादा अमाउंट होता है वो अपने पास रखी रहती है और वो कुछ काम करने लगता है। जैसे ही रतन आती है तो रामानाथ बता देता है जालपा को कि वो आगे पैसा दे देना। तो वो जालपा जो है बिना पैसा गिने हुए वो पूरा पैसा रतन को दे देती है, जो उसके अमाउंट से कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्जैक्ट हमको आई थिंक 1000 रहता है और उसका साथ 600 के आसपास या 700 ऐसे कुछ रहता है। एक्यूरेट हमको याद नहीं है अभी, बट एक मान लेते हैं कि एक्स था, एक्स में कुछ प्लस करके था। अब जैसे ही रामानाथ आता है तो देखता है कि अरे मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो सोचता है कि हम क्या करें, पत्र लिखे। तो पत्र लिख देता है रामानाथ और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो रतन जो है वो उसको दे देती है। लेकिन उसको डर लगा रहता है कि अब अगले दिन ऑफिस में क्या होगा। उसको डर इस चीज़ का भी था कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो शायद हमको जेल गिरफ्तार कर दिया जाएगा, बदनामी होगा, इस तरह का दिमाग उसमें चल रहा था। और इसी सब के चक्कर में वो क्या किया, उसको लगा कि अब तो गबन कर लिए, हम सरकारी पैसा खा लिए, तो पुलिस हथकड़ी, डर के वो बंगाल भाग गया। हमने पहले पार्ट में देखा एक इंट्रोडक्शन कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक चीज़ें क्या है। यहाँ तक हमने एक कहानी का जो जो बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हो चुका है। अब इसके परिणाम को हम जानेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, सेकेंड जो फंक्शन था। फंक्शन यहाँ पे क्या था कि फंक्शन यही था कि जो रामानाथ है वो जालपा को शौक को पूरा करने में वो उधार ले रहा था बार बार, और उसके पास इतना सैलरी नहीं था कि उस उधार को चुका सके। इसी बीच में वो बुरी तरह फंस गया और इस फंसने के दौरान में वो क्या किया, सरकारी पैसा को गबन किया। और गबन के डर से कि उसको पुलिस गिरफ्तार कर ले जाएगी, जेल में जाना पड़ेगा, इस डर से वो क्या किया, वो बंगाल भाग गया। यहाँ तक की जो चीज़ें थी वो हो गई। अब आगे वाले जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, लास्ट पार्ट, उसमें हम जानेंगे कि अब अंतिम इसका जो कंक्लूजन क्या था, ये कहानी ख़त्म कहाँ से होती। लेकिन अभी तक हम कुछ चीज़ों को जानते हैं कि इस कहानी से हम क्या समझे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम इस कहानी को क्या समझे। इससे हमको एक बड़ी शिक्षा मिली कि जब भी आपको हैसियत नहीं तो आप मत कीजिए कोई काम, क्योंकि हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर काम करने के लिए इंस्टेंट आपको
आनंद मिले, सुख की अनुभूति हो, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म परिणाम जो होगा वो काफ़ी दुखदायी होगा। इससे आपको हमेशा अशांति ही होगा। एक ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास नहीं होगा तो शायद उसकी लालसा रहेगी, उसका लोभ रहेगा कि वो ऑब्जेक्ट मेरे पास होता तुम शायद खुश होते, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को आप खरीद लिए और उसका आप मूल्य चुका नहीं पा रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा दुख देता है और उससे ज़्यादा परेशानी आपको तब होती है जब आप उस मूल्य को नहीं चुका पाते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब तक कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो जिसके बिना हमारा काम नहीं चले, तब तक हमें उधार नहीं सामान खरीदना चाहिए। हाँ, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है और जैसे मेडिकल में कोई काम आ गया, हॉस्पिटल जाना है, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे आप उधार ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सुख वाली चीज़ें हैं, जहाँ पे हम भौतिक सुखों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमको अपनी इच्छा, अपनी लालसा को पूरा करना है, वहाँ पे हम इस बात का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे रिटर्न कुछ आने वाला है नहीं। अगर आप कुछ कर्ज लेकर कुछ अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ से रिटर्न आएगा, लेकिन आपने कर्ज लेके 5,000 का सोना खरीदा तो उसका प्राइस, कोई ऑब्जेक्ट खरीदा तो उसका प्राइस कमेगा ही, बढ़ेगा नहीं। और जब भी कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो जैसे आप खरीद लिए, अब अगर आप किसी को बेचते हैं तो उसका दाम हमेशा कम ही लगता है, ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख का एक बाइक खरीद लिया और 1 महीना बाद उसको बेचना है तो क्या कभी आपको 1 लाख रुपया मिलेगा? नहीं, उसका हमेशा 50% 40% ही प्राइस आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप वैसी पैसा को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको मुनाफा होगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। और जो रामानाथ है वो अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करने में ही खुद को फंसा लिया, ऐसा दलदल में फंसा लिया जहाँ से उसको लगा ही नहीं कि इससे हम निकले कैसे। और इससे निकलने के लिए वो क्या कि समाज से, अपने सगे संबंधी से, अपने परिवार से मुँह छुपाना ज़्यादा बेहतर समझा, उससे भागना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन हम किसी पर जगह से चल जाए तो यहाँ पे समस्या ख़त्म नहीं होती। उसका समस्या कहने के हमारे परिवार वाले पे, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग एसोसिएटेड है, उन पे मुसीबत फंस जाती है। हम तो उससे क्षण भर के लिए भाग गए, लेकिन उसका आगे क्या होगा हमें ये चीज़ का पता ही नहीं चलता। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए, हमेशा, कि हम जो भी काम करें आवश्यकता हो तो ही काम करें। कोई वस्तु हमको बहुत आवश्यकता है तभी उसको खरीदें। अगर आपके पास पैसा है तब आप अननेसेसरी की चीज़ें भी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं तब ऐसा काम नहीं करें। फिर मिलते हैं अब लास्ट इसके पार्ट में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।